आजकल देश का सबसे फेवरेट टॉपिक चल रहा है पॉलिटिक्स का। और पॉलिटिक्स में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इसी पर बातचीत के लिए सुर्खियों से आगे हम लेकर आते हैं। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। पॉलिटिकल किसी घटना से पहले पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी एक घटना से आज मैं शुरुआत करूंगा। ये मामला दरअसल शनिवार को सामने आया था। झारखंड में कोल्हान यूनिवर्सिटी है चाईबासा में। वहाँ सिलेबस में यूजी के सेमेस्टर 2 में गोदी मीडिया और अर्बन नक्सल भी टॉपिक्स हैं, जिससे जुड़ा सवाल एग्जाम में आया है। क्वेश्चन ये था कि गोदी मीडिया से आप क्या समझते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कई ने तो जवाब लिखे, कईयों को समझ ही नहीं आया और उन्होंने इस सवाल को छोड़ दिया। तो इसी पर बातचीत की शुरुआत इसी टॉपिक से मैं करूंगा। मेरे साथ राहुल अवस्थी और मनोज शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, मतलब सचमुच ये दो टॉपिक सिलेबस का हिस्सा है, ये ज्यादा गंभीर है, या कई लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या है, ये ज्यादा गंभीर है? या फिर कई लोग ये समझा नहीं पाए कि ये क्या है, वो ज़्यादा गंभीर है। एक तो ये सवाल बनता नहीं है कि किसी बच्चे से ये पूछा जाए गोदी मीडिया क्या है, अर्बन नक्सल क्या है। कोई ऑफिशियल कॉइंड टर्म नहीं है। हाँ, ये कोई कॉइन टर्म नहीं है, ना ही ये किसी सिलेबस का हिस्सा हो सकती है, ना ही किसी कहना चाहिए एक आम बोलचाल की भाषा है जो एक वर्ग विशेष तक सीमित है, और उसको एक कहना चाहिए एक बड़ा पॉलिटिसाइज करके बोला जाता है। इसको कोर्स में पूछा जाना है, सवाल के रूप में पूछा जाना, उसका मूल्यांकन होना 5 नंबर का, ये बड़ा अटपटा है। मुझे सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन अगर इसकी आप पॉलिटिकल कहते हैं सुर्खियों के पीछे अगर जाना है, तो इस सुर्खी के पीछे की जो बड़ी बात मुझे लग रही है वो ये है कि जो बच्चे इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि गोदी मीडिया क्या है, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा फेलियर है कि कांग्रेस ये उन बच्चों को समझा नहीं पाई, बता नहीं पाई कि गोदी मीडिया क्या है। हालांकि इस पे गोदी छोटे बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है, सब एडल्ट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट और राजनीति को फॉलो करने वाले हैं, जो आजकल ट्विटर पर, फेसबुक पर, दूसरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत एक्टिव रहते हैं। उनको पता है ये सारी टर्म्स उनके सामने से गुजरती भी होंगी। लेकिन मुझे लगता है, और अर्बन नक्सल अगर किसी बच्चे को नहीं पता, तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर है कि वो इतने युवा बच्चों के बीच में, और खासतौर पे जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, उस इलाके से आने वाले बच्चों को अर्बन नक्सल नहीं बता पाए या समझा पाए। पर मुझे नहीं लगता ये सवाल किसी भी तरीके से पूछा जाना था। ये बड़ा अटपटा अजीब सा सवाल है, और ये क्यों किया गया ये भी थोड़ा समझ से परे है। थोड़ा सा अपने स्कूल के दिनों में जाओ, कॉलेज के दिनों में जाओ मनोज। 5 नंबर के सवाल में कितना कुछ नहीं लिखते थे हम लोग। अब आप चेक करने वाले की मनोदशा समझो। जब वो चेक करेगा कि गोदी मीडिया का आशय क्या है, या सवाल जब ये है कि गोदी मीडिया से आप क्या समझते हैं, तो वो चेक करने वाला किस, मतलब भाई इसमें 5 नंबर का आंसर क्या हो सकता है? सही क्या होगा? 5 नंबर का आंसर भाई। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सवाल किया ही क्यों गया। सबसे बड़ा सवाल है क्यों किया गया सवाल। और जवाब इसका ये भी हो सकता है कि बवाल फैलाने के लिए ये सवाल किया गया हो, क्योंकि बेतुका सवाल है, अटपटा सवाल है, और इस सवाल का कोई जवाब भी नहीं है। राजनीति में केवल कह सकते हैं कभी कभी बेमतलब की बातें भी कर दी जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को माइलेज मिलता है। तमाम ऐसे आप अगर पिछले चुनावों पे जाएं तो कई ऐसे मुद्दे। झारखंड में जिनकी गवर्नमेंट है, अब सिलेबस तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे, हालांकि ये यूनिवर्सिटी का मामला है, ये यूनिवर्सिटी का मामला है। राज्यपाल के अंदर में आती है, सरकार का यूनिवर्सिटी से कोई संचालन का लेना देना भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बवाल मचाने के लिए सवाल किया गया है। एग्जैक्टली इसमें 5 नंबर का जवाब क्या हो सकता था? मतलब मैं सिंसियरली सवाल के बाद सोचा कि अगर ये पेपर हम दे रहे होते और चेक करने वाले का मापदंड क्या होता उसमें 5 नंबर का। मैं इसे दूसरी तरीके से देखता हूँ। अगर स्वप्निल ये मैं और आप दे रहे होते तो हम चाहते कि ऐसे सवाल 20 नंबर के आए। नहीं, हमारे पास लिखने के लिए बहुत कंटेंट है इस पे, और लिखते जाते और उसमें अपन डिस्टिंक्शन ले आते हैं। लेकिन उनके लिए नहीं है ये प्योरली जर्नलिज्म के लिए, या जो पत्रकारिता में लोग हैं वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। और ये बिल्कुल सही शब्द है, बेतुका सवाल है जिसका कोई मतलब नहीं है, सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। अब आ जाते हैं वापस पॉलिटिक्स पर, प्योर पॉलिटिक्स पर। किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो सभी ने देखा है, राहुल ने भी देखा है। आज मुझे आते ही बोला था कि शाम में अगर हो सके तो अपन इस पर बात करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा का वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिख रहा है कि भीड़ ज़्यादा नहीं आई, तो किरोड़ी लाल मीणा मंच से ही जिन लोगों को टारगेट दिए जाते हैं कि आपको भीड़ लानी है, देखिए ये राजनीतिक रैलियों की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। गाड़ियाँ इश्यूज होती हैं एक एक व्यक्ति को कि आप कितनी भीड़ लाओगे, बोले हम 10 गाड़ियों की भीड़ लाएंगे, तो लो 10 गाड़ी हम तुम्हें दे रहे हैं, पर 10 तुम्हें लेकर आना है। ये अमूमन
बैकड्रॉप में होता था, खुलकर मंच पर कैसे आया जब जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों को मंच से किरोड़ीलाल मीणा ने बुलाया और रियलिटी चेक किया कि कितने लोग लाए हो। 10 गाड़ियां दी थी तो बोले 2 ही गाड़ी लाए। अच्छा, तो भीड़ कम दिखी। अब उन्होंने वहां सेंटेंस किया, कहा कि मुझे शर्म आ रही है ऐसी सभा करने में, यही मेरा भाषण है, जाओ अपने अपने घर। अब सवाल यहां पर यह है कि भाई ऐसा क्या टारगेट किरोड़ीलाल मीणा को मिला हुआ है जो वो इस हद तक, मतलब आप देखिए रोज का लगभग एक आध वीडियो का वायरल हो जाना। स्वप्निल, इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि देखा गया था जब दौसा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, उस दौरान भी ये देखने को मिला कि कुछ जो भीड़ है या कुछ मनचले लोग थे या कह सकते हैं जानबूझ के कर रहे हों, कई तरह के लोग होते हैं, तो हो सकता है कि किरोड़ीलाल मीणा के विरोधी हों जो वहाँ उत्पात मचा रहे थे, और किरोड़ीलाल मीणा बाकायदा कुछ इशारे करते हुए नज़र आ रहे थे उनको शांत कराने के लिए। और यहाँ जो किरोड़ीलाल मीणा का जो गुस्सा है वो वाजिब बनता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है जब मीणा समाज की कोई बात आती है तो सबसे हटकर और डटकर लड़ने वाले किरोड़ीलाल मीणा हैं। और ये भी कई बार भाजपा के जो और तमाम नेता हैं जो कि मीणा समाज से आते हैं और भाजपा में, मैंने पहले भी बताया था कि उनका ये कहना होता है भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो पहले किरोड़ीलाल मीणा के पास जाना पड़ेगा, तब हमारी पार पड़ेगी। अब यहाँ क्या है कि संकट खड़ा हो गया है भाजपा पर, खास करके दौसा सीट पर, और किरोड़ीलाल मीणा को राजस्थान में दौसा सीट की ही जिम्मेदारी दी गई है, जबकि यदि देखा जाए तो आदिवासी जो वोट है। नहीं, पर ऐसी घटनाएं हेल्प नहीं करती, ये लॉजिकली हेल्प कर ही नहीं सकती। कर सकती हैं लॉजिकली हेल्प, देखा जाए तो। अब जैसे वो नाराज हुए हैं, अब देखो आप, इसका 2 मायने होंगे। एक तो किरोड़ीलाल मीणा के सिंपैथी आएगी, खास करके जो मीणा समाज के लोग हैं वो सिंपैथी इसलिए आएगी कि वो एक उस उम्र के पड़ाव पर आ गए कि उनको लोग सम्मान करते हैं और उनको बाबा कहा जाता है। किरोड़ीलाल मीणा को खास करके मीणा समाज में बाबा कहा जाता है, तो ज़रूर सिंपैथी जुड़ेगी और आने वाली जो सभाएं उसमें भीड़ भी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूंछों का सवाल, ये चुनाव उनका दौसा का बन गया है। विधानसभा चुनावों के दौरान एक बोर्ड जिस पर मैं काफ़ी एडमेंट हो गया था, किरोड़ीलाल मीणा का इंटरव्यू होना था, मेरी टीम के सहयोगी ही वो इंटरव्यू लेते और मैं ये एडमेंट हो गया था कि मुझे वही बोर्ड मेरे हमारे एंकर के पीछे चाहिए। बोर्ड पे लिखा था मोदी है तो मुमकिन है और बाबा है तो संभव है। अब जब किरोड़ीलाल मीणा ये कह रहे हैं कि विधानसभा में ईमानदार व्यक्ति को हराकर मेरी इज्जत नहीं रखी, तो अब क्या रखोगे, इससे तो बेहतर है मैं सभा ही ना करूं, भाषण ही ना दूं। ये सिर्फ खींच नहीं हो सकती, ये खींच के आगे भी बहुत कुछ है। ना ना ना, आप मनोज ने जो कहा उस चीज़ को परखिए। मनोज बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहे हैं, और आप किरोड़ीलाल मीणा को भी समझिए, वो बहुत पॉलिश्ड पॉलिटिशियन है, बहुत मंझे हुए, उन्हें पता है कब क्या क्यों कैसे करना है। जब आप उस मंच से, हाँ, आप ये कह लीजिए फटकार अधिकारपूर्ण थी, लेकिन अगला जो वर्ड है वो है इमोशनल कार्ड। आप देखिए कि उस सभा में बहुत ऐसा नहीं था कि कोई बिल्कुल ही खत्म तरह की भीड़ हो, भीड़ थी, वहाँ लोग मौजूद थे, लेकिन खत्म तरह की भीड़ ऐसा नहीं था, वहाँ थे लोग जो सुनने के लिए आए थे। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने जो कहना था और जो मैसेज पास करना था वो कर दिया। समाज के अंदर किरोड़ीलाल मीणा का एक वजूद है और उस समाज के लिए लड़ने का काम किरोड़ीलाल मीणा ने बरसों से किया है, और उसी की अग्नि परीक्षा है। उसकी अग्नि परीक्षा। और किरोड़ीलाल मीणा लेट हो गए, अभी तक वो बिल्कुल सुषुप्तावस्था में थे। अब पता चला नहीं साहब करना पड़ेगा, मोदी साहब खुद आ गए और उन्हें कह दिया कि करना पड़ेगा। अब वो करना पड़ेगा यानी उनके पास रहा टाइम कम। सबसे बड़ी बात, अपने बाजू में भी जगह दे दी। बाजू में जगह दी। उस रोड शो में मुख्यमंत्री कहीं नहीं थे, उस रोड शो में किरोड़ीलाल मीणा थे। अब देखिए मोदी आ रहे हैं रोड शो करने के लिए और उस रोड शो में मुख्यमंत्री नहीं है, यानी इतनी तरजीह, इतना वेटेज और इतना कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के कंधे पे डाली, इतना विश्वास व्यक्त किया। अब किरोड़ीलाल मीणा की गेंद में पाले में गेंद थी, जैसे ही वो गेंद पाले में आई किरोड़ीलाल मीणा को लगा कि साहब अब हम हो गए लेट। थोड़े दिनों पहले तक अगर हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते, कामकाज शुरू करते, किरोड़ीलाल मीणा ने उस तरीके से लग के काम करते हुए दिखाई नहीं दिए थे, सच्चाई बात ये। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को ये पता है कि अपने वोट्स को हासिल कैसे करना है। उन्होंने फटकार भी लगाई, उन्होंने अपनी व्यथा भी बताई, उन्होंने अपना दुख भी जाहिर कर दिया। अब ये घर घर में चर्चा होगी कि बाबू रूस गयो। अब जब बाबा रूस जाएंगे तो उनको किस तरह से मनाना है ये भी चर्चा होगी, और कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं ये भी चर्चा होगी। तो वो अपनी स्टाइल से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हो सकता है सुपरफिशियली देखने से, अगर हम छिछली तरीके से इसे देखते तो हमें लगे कि साहब ये किरोड़ीलाल मीणा ने कंधे झुका दिए हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा उस स्वभाव के व्यक्ति नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो अंतिम वक्त तक हार माने, ही इज़ ए फाइटर, ही विल नॉट लूज, मतलब हारने के लिए वो स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने जो कुछ भी किया है उनकी टैक्टिक्स का हिस्सा है। तो मनोज,
दाव पर क्या लगा है बाबा के लिए? देखिए, इज्जत तो दाव पर नहीं लगी है। वो मीणा समाज के नेता थे, हैं, और वो आगे भी रहने वाले हैं। लेकिन इस तरह आना पड़ रहा है, तो उसमें दाव पर क्या लगा है? मंत्री पद या क्या, या मोदी की गुड बुक्स में अपने नाम को शुमार रखना? क्या आखिर दाव पर क्या है? दाव पे केवल यही है कि मोदी की जो गुड बुक्स है उसमें शामिल रहे, साथ ही की एक जिम्मेदारी और जो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको दी है दौसा की सीट जितवाने की, खोने के लिए यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा को कुछ भी नहीं है। और देखो, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो दौसा की हम विश्लेषण बात करें, खासकर की चुनावी जीत का परिणाम क्या रहेगा, क्या वहाँ के सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से मतदाता हैं, तो वहाँ पर निर्णायक मतदाता ना तो मीणा है और ना ही जो दूसरा बाहुल्य जो है गुर्जर समाज का मतदाताओं का, दो ये बाहुल्य ज़्यादा है, ये भी दोनों समाज के निर्णायक मतदाता नहीं है। यहाँ निर्णायक मतदाता ब्राह्मण समाज आ रहा है, माली समाज आ रहा है, अन्य जो समाज हैं वो आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक जो धान का जो लोकसभा में बसपा से प्रत्याशी भी है, और वो एक बड़ा वोट बैंक है जो कभी किरोड़ीलाल मीणा के इशारे पर मिलता था भाजपा के लिए। लेकिन अब धान का समाज से भी वहाँ आदमी खड़ा हुआ है, अब धर्म संकट बना हुआ। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं पहले कह रहा था, किरोड़ीलाल मीणा की मूंछों का सवाल है कि कैसे भी ये दौसा की सीट भाजपा के पाले में जाएगी। लेकिन जब हाँ, जोड़ता हूँ, अमूमन हम ये चीज़ मानते हैं कि ब्राह्मण जो है वो हार्डकोर बीजेपी का वोटर होगा, लेकिन डुंडाल का ये वो इलाका है जहाँ जो ब्राह्मण वोट हैं वो अक्सर ये माना गया है कि वो कांग्रेस के वोटर्स रहे हैं। तो ये जो कास्ट इक्वेशन बन रही है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और बीजेपी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाती दौसा में। पर किरोड़ीलाल मीणा उसको मोड़ने में, जोड़ने में, घुमाने में कितने कामयाब होते हैं, ये लास्ट टाइम की टेस्टिंग है उनकी। ऑन अ लाइटर नोट, दो बार कहा मनोज ने मूंछों का सवाल है, उसके लिए आप जैसी मूंछें होना ज़रूरी है। मालूम नहीं, जैसे पत्रकारिता में कहते हैं मूंछें तो मनोज जैसी हो, नहीं तो नहीं हो। बहरहाल, एक और गुस्से से जुड़ा वीडियो जो काफ़ी वायरल हुआ। प्रियंका गांधी के रोड शो में कांग्रेस एमएलए जुबेर खान से पुलिस की धक्का मुक्की हुई। उसके ठीक अगले दिन जुबेर खान की जो वाइफ है साफिया खान, उन्होंने टीकाराम सवाल उठाए। ऐसे में तुरंत ही लगभग कुछ ही सेकंड्स का वक्त लगा और जुबेर खान ने ये बोला कि भाई तुम भड़काने का काम मत करो। अब इस पूरी घटना को किस तरह से देखा जाए, समझा जाए? जुबेर खान के साथ पुलिस की धक्का मुक्की, अगले दिन उनकी वाइफ का कहना, टीकाराम जूली को सवाल उठाना टीकाराम जूली के सामने, और जुबेर का तुरंत ये कह देना कि भड़काने का काम मत करो अपनी वाइफ को। क्या इसके पीछे कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, या क्या इसके पीछे कुछ हो सकता है? मैं अभी किसी काम में था, आप जायदा के और जुबेर के बीच में जो कश्मकश, हाँ, जुबेर और साफिया, जुबेर और साफिया के बीच के कश्मकश की बात करें, क्या हुआ वहाँ पे, मैं सुन नहीं पाया। एक्चुअली प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान जुबेर खान से पुलिस की धक्का मुक्की हुई। अगले दिन टीकाराम जूली आए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे, जुबेर खान भी वहाँ पर थे। उनकी वाइफ साफिया खान उठी और उन्होंने टीकाराम जूली पर सवाल उठा दिए। टीकाराम जूली पर सवाल उठे तो जुबेर तुरंत बोले कि नहीं, भड़काने का काम मत करो, सारे कार्यकर्ता एक हैं, कार्यकर्ताओं ने बैकड्रॉप में कुछ नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने बहुत तरीके से बैलेंस कर दिया, मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा इशू हो सकता था, वाइफ से झगड़ा मोल लेकर, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। लेकिन ये संदेश उल्टा भी है। नारी शक्ति अधिनियम के ज़माने में एक महिला की आवाज़ को क्या इस तरह से कुचला जा सकता है। लाइटर नोट है ना, उनका अपना विरोध अपने पति के लिए था, लेकिन अभी पूर्व साफिया भी पूर्व हैं और वो पॉलिटिक्स अच्छी तरीके से जानती, लेकिन उनकी आवाज़ को मैं ये नहीं कहूँगा कि दबा दिया गया, लेकिन उसको हैंडल करने की कोशिश की ताकि कहीं जुबेर की क्लैशेस दिखाई नहीं दे खुले मंच पर उनके साथ में। तो ये एक बैलेंस करने की कोशिश थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था, उस तीर का डायरेक्शन बदला गया और अब वो वैसे रहे भी नहीं है ना। अब वो कांग्रेस के लिए अब नेता प्रतिपक्ष बन गए। वो अगर वो लोकल पॉलिटिक्स में उस तरह के उस कद के व्यक्ति होते या उस एक विधायक मात्र होते तब तो खैर उनके लिए कुछ भी कह देना ठीक था, लेकिन अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उसे लेकर के उस संजीदगी का ख्याल रखना भी ज़रूरी था। मुझे लगता है उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की। लोगों के अंदर हो सकता है अपनी अपनी भावनाएं हों, कुछ राजनीति में कई बार कहा कुछ जाता है और कोशिश की जाती है कि जब खिचड़ी ठंडी होगी तब इसका आनंद लेंगे, क्यों हाथ जलाएं गरम गरम में हाथ डाल के। इलाके में अल्पसंख्यक धड़े को बचाकर रखना भी, इस तरह के रिएक्शंस को मैं उससे भी जोड़कर देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का रोड शो रहा, कांग्रेस नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक छिटकें, और मुझे लगता है कि क्या इसे अल्पसंख्यक एपिसोड से जोड़ा जाना चाहिए?
हाँ, जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जुबेर खान की जहाँ तक बात की जाए तो अलवर ज़िले की जो राजनीति है, जो खासकर कि मेव समाज से आते हैं और पास में जुड़ा हुआ हरियाणा का जो हिस्सा है वो भी नूह मेवात के नाम से जाना जाता है और वहाँ भी प्रभाव रहता है जुबेर खान का। तो जो बात हुई है, धक्का मुक्की हुई है या पुलिस की भूल बस हुई है, जानबूझकर तो क्यों करेंगे, और कोई जानबूझ के कराएगा भी क्यों, ये भी बात तय है। अब जिस तरह से साफिया ने कहा कि भाई ये टीकाराम जूली द्वारा सवाल जो खड़े किए, तो सवाल जैसा कि सहयोगी बता रहे थे राहुल के, मोड़ा गया है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि सवाल को मोड़ने के साथ साथ अपनी छवि भी यहाँ पर बचाए रखी है, खासकर कि जिस समाज से वो आते हैं और कांग्रेस के लिए जो वोट है, जो एक वोट बैंक के रूप में वो काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हाईलाइट उसके भी आगे का दे रहा हूँ। रविंद्र सिंह भाटी पर हम डिस्कशन करेंगे। उनका एक दरअसल फोटो वायरल हो रहा है, वो फोटो क्या है, उसमें कौन उनके साथ नजर आ रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक दो खबरें और हैं जिसको यहाँ पर हम बातचीत कर लेते हैं ठिकाने की। लंबे वक्त तक राजस्थान में तीसरे मोर्चे की कवायद कभी सफल हो नहीं पाई। आरएलपी अब एक अपवाद के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिशों में है और कोशिश बीएपी भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो किसी दल से बागी हो रहे हैं उनके लिए एक नया ठिकाना बनकर सामने आ रहा है और वो है शिवसेना का शिंदे गुट। एकाएक अब सवाल, दरअसल मैं सोच रहा था कि शिवसेना शिंदे गुट में ऐसा क्या है जो राजस्थान से लोग जुड़ रहे हैं। आरएलपी में जाए तो चलो मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है उनको नजर आ रहा है आरएलपी कल को हो सकता है कभी स्टैंड कर जाए। बीएपी जाए तो समझ में आता है कि इलाकाई समीकरणों को साधते हुए वो कुछ अपना भविष्य देख रहे होंगे। शिवसेना शिंदे गुट देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो मैं बताऊँ, बीएसपी राजस्थान में एक सराय है जहाँ हर कोई आता है, जितने दिन रुकना चाहता है रुकता है, खाता पीता है, और इलेक्शंस के कुछ ही दिनों के बाद में आप देखिए वहाँ से गायब हो जाता है, परिंदे की तरह फुर्र। इसीलिए मैंने उसको परमानेंट ठिकाने में काउंट ही नहीं किया है। वो एकदम सराय की तरह है, ये चीज़ स्पष्ट हो गई है। शिवसेना शिंदे क्यों? शिवसेना शिंदे इसलिए कि डायरेक्टली अगर कोई बीजेपी में जाता है तो ये एक इशारा करता है, ये चीज़ों में प्रामाणिकता लेकर के आता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो सकता है या खरीद बेचान हो सकता है। यहाँ बड़े सुरक्षित खेला गया है, हाथ गीला नहीं किया गया और उनको अपने साथ मिला भी लिया गया। शिवसेना शिंदे कह लीजिए परोक्ष रूप से किसके साथ में है, अब बी टीम कह लीजिए या A+ टीम कह लीजिए, वो रहनी बीजेपी के साथ है। और अब इन कुल मिलाकर के 2 और विधायक उन्होंने जो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ में नहीं है वो बीजेपी के हो गए। और बड़ी बात यह, धौलपुर जहां अभी तक बीजेपी साफ थी, बीजेपी का एक भी विधायक धौलपुर से नहीं था। और इस चुनाव में धौलपुर के वोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब आप करौली धौलपुर को काउंट करते हैं। और वो उस दौर की बात कर रहा हूँ जब गिरिराज मलिंगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनको भी बीजेपी में शामिल कर लिया था, वो खुद चुनाव हार गए थे। तो बीजेपी अब परोक्ष रूप से उस गेम को खेलना चाह रही है। अगर सक्सीड होती है तो धौलपुर से एक मोटा वोट मिल सकता है। गुढ़ा गए, मनोज न्यांगली गए, इन दोनों की छवि में एक ऐसी स्पेशलिटी है जिस पर मैं पॉइंट करूंगा, लेकिन मनोज कुछ जोड़ रहे हैं, फिर मैं बात करूं। मैं इसमें ये जोड़ना चाह रहा था, जैसे बातें आ रही हैं खासकर कि शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, तो शिंदे की जो शिवसेना है उसको क्या है असली, और जो दूसरी शिवसेना है उसको नकली। ये 2 नाम देखने को मिल रहे हैं इन चुनावों में, और उद्धव ठाकरे वाली, और क्योंकि 2 भागों में बट गई है। जहाँ तक राजस्थान की धरा पर बात करें तो कई पार्टियां ऐसी हैं, या तो कांग्रेस की कोख से जन्मी है या भारतीय जनता पार्टी की कोख से जन्मी है, जो भी राजनीतिक दल हैं। चुनावों की बात करें तो अब ऐसा माहौल बनता जा रहा है, पार्टी कोई भी हो अपने में शामिल करने के लिए बस एक माहौल तैयार कर रहे हैं, चाहे जो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे शिवसेना हो। एक माहौल तैयार किया जा रहा है, फलाना विधायक हमारी पार्टी में आ गया, फला पूर्व विधायक, फला पूर्व जिला प्रमुख या किसी भी पद पर आया, सब उनका एक माहौल तैयार किया जा रहा है। माहौल का हिस्सा है। जहाँ तक बात की जाए तीसरे मोर्चे की, तो राजस्थान की धरती ने तीसरा मोर्चा स्वीकार कभी किया ही नहीं। अगर हम चुनावों को देखें तो यहाँ पर पैर जमाने की कोशिश की गई है, बसपा ने पैर जमाने की कोशिश की गई, लेकिन कभी 6 से आगे नहीं बढ़ी। जबकि विकल्प के तौर पर देखा जाता था, पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ बसपा की सरकारें कई बार रही हैं, तो ये लगता था कि राजस्थान में भी इसकी जमी होगी, लेकिन राजस्थान की जमी नहीं बसपा बना पाई। और फिर यहाँ पर रोहिलाल मीणा का जैसे अपन जिक्र कर रहे थे, वो भी लेके आए थे, और उनका नारा था उस समय, ना कांग्रेस ना भाजपा और अब की बार राजपा, उनका ये नारा था। और उनका नारा ये भी था कि अब यहाँ पर जो राज है किसान के बेटे का होगा,
और एक तरह से ये लगा था कि किसान मूवमेंट करेगा और एक बड़ी पार्टी के रूप में राजपा उभर के आएगी, ऐसा नहीं हुआ। 4 सीट तक वो सिमट कर रह गई। अगला चुनाव देखा तो स्थानीय पार्टी के रूप में हनुमान बेनीवाल एक उभरते हुए नजर आए और ये लगा कि राजस्थान में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। हो सकता है राजस्थान में एक तीसरा मोर्चे के रूप में आ जाए और कोई। लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में शिवसेना शिंदे गुट तो अभी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। पॉइंट मतलब जब वो नहीं होता है ऑप्शनल क्वेश्चन आता है A B C और D, नन ऑफ द अबव, अभी वो नन ऑफ द अबव की कैटेगरी में चल रही है। लेकिन गुढ़ा जैसे गुंजल कांग्रेस में आ गए तो गुंजल की छवि कांग्रेस वाली है ही नहीं, उन्होंने कभी बनाई ही नहीं। राजेंद्र गुढ़ा उस छवि के नहीं है। जो बीजेपी में चले जाएंगे तो वो बीजेपी की छवि के कहलाएंगे, उनकी अपनी एक व्यक्तिगत छवि है, इसीलिए तो है ना। बीजेपी भी न्यांगली, हाँ, न्यांगली भी नहीं है। नहीं है, उस न्यांग- छवि के है ही है ही नहीं। नहीं। और वो फिट, और उसी कलेवर में फिट होना है तो ऑप्शन शिवसेना बचता और ना ही जसवंत गुर्जर हैं। अब देखिए बीजेपी किसी चीज को छूना भी नहीं है। चाहती। जसवंत गुर्जर का कंफर्मेशन हो गया। हाँ, कंफर्मेशन हो गया, कंफर्मेशन। फोटोग्राफ आ गया जसवंत गुर्जर के साथ में खड़े होकर झंडा उठाकर, जैसे वो टीटी झंडा दिखा करके ट्रेन को आगे बढ़ाता है वो गार्ड, वैसे वो झंडा। कितने जल्दी राजनीति बदलती है। नहीं फोनों पे बोलते हैं कि नहीं, नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं कुछ भी कंफर्म नहीं करना। और वो फ़ोन भी वहीं उठा रहे हैं मुंबई में, और फिर कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा हूँ। वो बगल में बैठे हुए दिखाई दे गए। यानी ये भी देखिए आप कि सिरे से फूक फूक के कदम रख रहे थे, कहीं ये चीज़ कुछ उल्टी पुल्टी नहीं पड़ जाए। लेकिन बड़ी बात यह कि बीजेपी इससे एहतियात बरत रही थी इनको सीधे छूने से। मैं नहीं कह रहा हूँ ये अछूत मानते हैं, नहीं, क्योंकि वो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को सूट नहीं करते, और बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इनको भी सूट नहीं करती। बीच का रास्ता निकाला गया है, और यह बीच का रास्ता विधानसभा चुनाव से पहले ही तैयार कर लिया गया था। इफ कोई एक बैकडोर एंट्री के लिए जगह होनी चाहिए तो वो शिंदे को करने के लिए देते हैं। बिल्कुल। इसीलिए गुढ़ा एक दिन बीजेपी के अगेंस्ट थोड़ा सा बोलते नजर आते हैं, लेकिन तुरंत फिर एक कुछ ही घंटों के भीतर एक बड़ी पीसी करके हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, सचिन पायलट एक भाषण दे रहे थे मनोज, इंटरेस्टिंगली, और जो उन्होंने कहा उसको एज इट इज रिपीट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम पुकारा, कहा मेरे छोटे भाई सचिन पायलट, रंधावा साहब हमारे आदरणीय हैं, मुझसे 20 साल बड़े हैं, मैं तो आपको चचा ही बोलूँगा, आप मुझे छोटा भाई बोल सकते हैं। अब ये चाल चली कि अपनी उम्र थोड़ी कम दिखती रहे और हम सबको बुढ़ापे की ओर ढकेलते रहें। इस फॉर्मूले के लिहाज से, इन आंकड़ों के लिहाज से, इस गणित के लिहाज से चचा तो गहलोत भी हुए पायलट के फिर। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक राजेश पायलट की बात की जाए, वो उम्र और रंधावा की उम्र का लगभग मैच हो रहा है। तो अब जिस तरह से 20 साल की उम्र है, तो एक अपनी उम्र भी बताने की भी कोशिश की है। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि सचिन पायलट ने अपने अनुभव भी इसमें बता दिया है, अनुभव की भी जानकारी दी है और सम्मान भी रखा है इसमें। बिल्कुल शालीनता से सचिन पायलट को आप देख, ये दरअसल हाँ, ये वो पायलट है जिनको मैंने 2013 की कांग्रेस की हार के बाद 2018 तक देखा। पायलट की एक स्टाइल रही है राजनीति की, पॉलिटिक्स की, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण कई लोग इस बात का मतलब ये निकालते हैं कि वो बड़े एरोगेंट हैं, जो मैं नहीं मानता। मेरी जब भी उनसे मुलाकात हुई, मुझे कभी भी एक सेकंड के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो एरोगेंट है। लेकिन उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ऐसी रही। लेकिन अब मैं जब उनको देखता हूँ तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पायलट अब बहुत मैच्योर, सुपर मैच्योर दिखाई देते हैं। शायद वक्त ऐसा आया है, और हमेशा उनके पास जब वक्त आया तब ऐसा ही आया जब कांग्रेस हरी झंडी सपाचट होती है, उसके बाद में उनके पास कांग्रेस आ जाती है, और फिर वो मेहनत करके कांग्रेस को किसी एक जगह पर लेकर के चले जाते हैं। ये हमेशा ऐसा लगता है कि ये कहीं परिणीति ना हो उनकी। और फिर चचा सामने आते हैं। चचा सामने आते हैं, वो वाले चचा जिनका उन्होंने जिक्र नहीं किया, वो दूसरे चचा जिनका आप जिक्र कर रहे थे। कि सचिन पायलट के लिए ये कहा गया था कि रगड़ाई नहीं हुई। चाचा रैंक में यदि लें कि रगड़ाई नहीं हुई, तो हो सकता है उन्होंने ये जवाब दिया हो कि हाँ भाई चाचा हो, आपने मेरी रगड़ाई कर ली और मैं अब इस लायक हो गया हूँ, या मैं पहले भी लायक था। ये नहीं कहा जा सकता, पहले भी लायक था। जब सरकार राजस्थान में आई और उनके अनुभव को वरीयता नहीं दी गई, या कह सकते हैं कि उनको जो वेटेज पायलट को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन इन चुनावों में देखा जा रहा है, लोकसभा चुनावों में खास करके, सबसे ज़्यादा सक्रिय यदि कांग्रेस में कोई है तो वो सचिन पायलट। और ये बात भी सही है कि जो सचिन पायलट की कारण है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब इसको समझना पड़ेगा। सचिन पायलट सक्रिय इसलिए है, सचिन पायलट के पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं इस चुनाव में, नथिंग टू लूज। कि जिन के पास हारने के लिए है वो अपने लोकसभा क्षेत्र में व्यस्त हैं, है ना। रंधावा आपको दिखाई देंगे, वो यहाँ वहाँ जा रहे हैं, उनका कोई बहुत बड़ा स्टेक राजस्थान की राजनीति में है नहीं, ना कोई फ्यूचर है। लेकिन सचिन पायलट का एक बहुत बड़ा फ्यूचर है।
पर उनके पास इस वक्त सिक्योर करना है उनके पास हारने के लिए। वो आप इस चीज़ को भी देखिए, सचिन पायलट बहुत सिलेक्टिव हैं। सचिन पायलट के आगे बढ़ने का कदम तो वो पहले ले चुके थे, बढ़ नहीं पाए अलग बात है, लेकिन ये फिर एक वो कदम उनके लिए सेट करके दे रहा है। एग्जैक्टली आप देखिए ना, वो करौली सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। सचिन पायलट करौली धौलपुर में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे, वो वहाँ सक्रिय दिखाई दे रहे हैं जहाँ उनके कैंडिडेट्स हैं, जहाँ उनके कहने पे टिकट्स मिले हैं। सचिन पायलट बहुत कहना चाहिए सोच समझ करके अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पॉलिटिकल करियर को और कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस टॉपिक को अपन रोकते हैं। आप इस पर अभी तो बहुत से बयान आने हैं। हाँ हाँ भाई, इसमें कोई, लेकिन एक्चुअली समय भी फिर खत्म हो जाएगा, फिर मैं ये तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा। मैं चाहता हूँ एक बार इस तस्वीर को मेरे सहयोगी दिखाएं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं राहुल और मनोज, आप शायद इनको नहीं जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं। ये है दिव्येश आनंद, वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रीडर हैं। जम्मू कश्मीर पर जो विचारधारा इनकी रही है वो इन्हें अलगाववादी एक्टिविस्ट की श्रेणी में खड़ा करती है, ये आरोप इन पर लगते रहे। इनकी जो वाइफ है, एक वक्त निताशा कौल, ये चर्चाएं थी कि शायद वो आईएसआई के लिए काम करती हैं। अब उनके साथ ये फोटो जिसने भी खोज कर लाया है, कुल मिलाकर ये कर दिया है कि रविंद्र सिंह भाटी वायरल हुए हैं। और अब एक कंट्रोवर्सी इस चुनावी सीजन में एकदम फिल्मी टाइप से, इसका एक तार सीधा जुड़ता है। तार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रविंद्र सिंह भाटी इनकी विचारधारा से इन्फ्लुएंस जो हो ही नहीं सकते, वो एक छींट मात्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड विचारधारा है और ये हमें पता है क्या है। देशद्रोही होने की बातें नीचे लिखी जा रही हैं कमेंट सेक्शंस में जब हम जाते हैं इन फोटोज के। मैं कह रहा था ना कि बाड़मेर का चुनाव अभी बनेगा, वो बन रहा है। अब आप देखिए, ये उस समाज के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करेगा जो समाज अभी तक रविंद्र भाटी को हर कहीं हाथों हाथ ले रहा था। राजपूत समाज के अंदर अब देखिएगा अंडर करंट शुरू होगा, दूसरी तरह की पॉलिटिक्स शुरू होगी, रियाणे होंगी हाथ के अंदर। आपको पता है उस इलाके में क्या होता है। तो क्या ये सवाल वाजिब, तो क्या ये सवाल वाजिब है कि थोड़ा कैसे जाएगा मैं बताता हूँ। रविंद्र सिंह भाटी का एक जो कास्ट इक्वेशन है जहाँ वो आगे निकलते हुए दिखते हैं, वो है राजपूत प्लस सिंधी मुस्लिम, है ना। सिंधी मुस्लिम वो है जिनके ऊपर आप समझ लीजिए एक पक्ष के ऊपर हमेशा पाकिस्तानी होने का आरोप तो लगता ही रहा है और हर कोई लगा देता है, छिटाकशी हो जाती है और इसी तरह के आरोप लगते हैं। आप देखिएगा इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा कि इसलिए उन लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए उनके साथ जाके बैठ रहे हैं, इनकी और उनकी उस इलाके में बहुत है ना, और उनके साथ इसलिए इनकी मेलजोल हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मिलाया होगा। उन्होंने कौन? ये बड़े बाल वाले भाई साहब। तो ये चीज़ें घुमा फिरा करके इस तरह से पेश की जाएंगी कि एक डाउट क्रिएट हो। रविंद्र सिंह भाटी के लिए बहुत सारी चीज़ें खोदी गई, कहीं से कुछ निकले, कहीं से कुछ निकले, कुछ नहीं निकला। एक फोटोग्राफ निकली है, अब ये वो तिल है जिसका पहाड़ बनाया जाएगा। और लेकिन इसीलिए एक सवाल है, बहुत लास्ट में, बहुत छोटा छोटा सा कमेंट आप दोनों से ले लूंगा। किसने फायदा खोजा होगा, क्या ये सवाल होना चाहिए? सोशल मीडिया के इस ज़माने में मैं इस फोटो को रियल नहीं मान के चल रहा है। हो सकता है ये फ़ोटो डिफेक हो। कैसे इस फोटो की वास्तविकता कैसे सिद्ध होगी कि ये फ़ोटो रविंद्र सिंह भाटी के साथ खिंचवाया गया है या खींचा गया है? अगर इसको देखा जाए पूरे एंगल से, हो सकता है फ़ोटो डिफेक हो, केवल एक छवि खराब करने के लिए। तो भी किसी ने फायदा खोजा, सवाल तो फिर भी बना रहेगा। किसी ना किसी का तो किसी ने तो फायदा खोजा है। पर इसको आप उस तरीके से नकली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले रविंद्र सिंह भाटी विलायत गए थे, ठीक है। वो थे इंग्लैंड में और इंग्लैंड में उनका एक लंबा चौड़ा दौरा रहा, 15-20 दिन वो वहाँ पर थे। और इस दौरान हम लोगों ने भी कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, हमें पता चला कि वो वहाँ पर हैं। ये तब की बात है जब उन्होंने चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया था। वो वापस आए, या ये घोषणा नहीं की थी, ऐलानिया नहीं था कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन उनके वापस आने के बाद में ये ऐलानिया हो गया। सब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी वो नहीं माने, आप समझ रहे हैं। अब उनको पुश किया जाएगा, अब उनको राजनीति का थोड़ा थोड़ा स्वाद मिलेगा कि जब आप एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहे होते हैं और जब उस रॉकेट के अंदर कोई टेक्निकल फेलियर आता है उसे कैसे संभालना है, ये अब रविंद्र सिंह भाटी को करना पड़ेगा। और वो कोशिश करेंगे उस ब्लैक बॉक्स को खोजने की जिससे अंतिम कम्युनिकेशंस हुई होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का सुर्खियों से आगे। नमस्कार।